हेलो गाइस, वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपना टोरजन का लास्ट क्लास है, जहां अपने एमसीक्यूज देखेंगे इसके मरोड़ के, और इसके बाद में अपने मूव ऑन कर जाएंगे स्प्रिंग के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा स्प्रिंग। मैंने आपसे कहा था यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई क्वेरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, परंतु किसी का कोई क्वेरी नहीं आई। एक मेरे दोस्त का क्वेरी थी, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि साफ्ट इन पैरेलल और साफ्ट इन सीरीज के बारे में उसने पूछा था, उनको समझ नहीं आया था और थोड़ी सी उसमें मेरी भी गलती थी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ा दिया था, तो उस चीज़ को मैं भी अपने आप को सही करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपने देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कृत्रिम मापांक क्या होता है। आप सभी को पता है, मैं इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपनों ने पहले भी पता है। सी या इसे जी से डिनोट करते हैं, शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, कृतन प्रतिबल बटा में कृतन विकृति को अपने क्या कहते हैं, कृतन मापांक कहते हैं। इस चीज के बारे में आपको सभी को पता है। एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन और करने जा रहा हूं कि द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिपेंड ऑन द मटेरियल। ये तो ऊपर वाली डेफिनेशन है, आप पढ़ लेना यार, मैं इस चीज में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिपेंड ऑन द मटेरियल। मटेरियल मतलब पदार्थ के ऊपर सी या जी डिपेंड करता है, मतलब इनका जो मान है वो फिक्स होता है पदार्थ हर एक मटेरियल का। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, ग्लास, आयरन। एल्यूमिनियम का कितना है, 2.4 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर या पास्कल अपने इसको कहते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी जिसको भी ये प्रॉब्लम थी। मेरे अगर एक बंदे को ये प्रॉब्लम आई है, देन मुझे लगता है बहुत सारों को ये प्रॉब्लम आई होगी, तो इस चीज़ को क्लियर करने का फर्ज मेरा बनता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब आप अगर आपने अच्छे से अगर आप क्रॉस क्वेश्चन उठाते हो, तो इससे क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है, वो तो एरिया पे डिपेंड करता है ना। हाँ बिल्कुल, एरिया पे डिपेंड करता है। वो एरिया तो दे रखा है, ये एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे 2.4 इंटू 10 की पावर 10। जैसे जैसे यदि एरिया आप सपोज कीजिए 10 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो, तो क्या होगा, ये तो एक मीटर स्क्वायर का है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, एरिया पे डिपेंड करता है, परंतु एरिया के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आई होप इस चीज को आप समझ चुके होंगे, इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिपेंड ऑन द मटेरियल। हर एक मटेरियल की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अलग अलग होती है और फिक्स होती है। देन अपने बात करते हैं साफ्ट इन सीरीज। साफ्ट इन सीरीज मतलब क्या हुआ, ये कोई साफ्ट है, ये कोई पहली साफ्ट है, पेन चेंज करके अच्छे से बनाऊंगा, और ये कोई दूसरी साफ्ट है, ये सेकंड है, और ये साफ्ट क्या है, फर्स्ट है। तो ये इसका सेंटर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पे टी टॉर्क लग रहा है। अब देखिए, दो तीन बातें डायरेक्ट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में जो आती हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे मतलब क्या पूछेगा कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो क्या होगा, बोथ दोनों शाफ्ट का, मतलब ओवरऑल कंपाउंड शाफ्ट में एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, θ1 प्लस θ2। इनमें जो डिफॉर्मेशन होगा पहली शाफ्ट में अलग होगा और दूसरी शाफ्ट में अलग होगा। इस बात के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी। सेकेंडली अपने बात करें, जो टॉर्क होगा वो T1 इज इक्वल टू T2 होगा। मतलब इन जो शाफ्ट में, इस शाफ्ट में जो टॉर्क लग रहा है वो बराबर होगा। आगे जितनी मर्जी शाफ्ट हो सकती है, Tn आप इसको लिख सकते हो, और इसको प्लस थीटा एन नंबर ऑफ शाफ्ट हो सकती है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। दो बातें थी, क्लियर होगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसका टॉर्क होगा T1 T2 वो सेम होगा, एक ही टॉर्क लगेगा, और एंगल ऑफ ट्विस्ट मरोड़ कोण जो होता है वो अपना क्या होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा एन तक, जितनी शाफ्ट है वहां तक। अब मुझसे क्या गलती हुई, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, थीटा इज इक्वल टू टी इंटू में एल।
सी इंटू में जे। ये चीज़ आपको पता होगी कहाँ से, इसी फॉर्मूले का अपने यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये पूरा जब आप अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, कॉलेज का एग्जाम देते हैं, वहाँ पूछा जाता है। बट फिर भी आपको क्लियर करना जरूरी है। मेरी थोड़ी सी गलती थी जो मैं आपसे अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस फॉर्मूले को देखेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि T1 L1 इज इक्वल टू C1 इंटू में J1 इज इक्वल टू T2, सॉरी प्लस आएगा ना θ1 और θ2, T2 L2 C2 और J2। मैंने इस चीज़ को बार कॉमन ले लिया था, ठीक है। इस चीज़ को बार कॉमन लेके आपको T/C अंदर बचा था L1 J1 प्लस L2 J2। बट इस चीज़ को मैं जो देखो T तो सेम है, T1 और T2 तो सेम है। इस चीज़ में आप मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, हो सकता है मेरा एनर्जी लेवल आपको लो लग रहा हो, वैसे तो आप कहते हो लो ही रहता है, पर फिर भी मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। पर आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि टी तो सेम था, जो मैंने पहले की बात की है। मैं इस चीज़ को काटूंगा, मैं आपको इस चीज़ को मतलब ये नहीं कहता आप कैरी फॉरवर्ड करो। जो सी था मैं उस चीज़ में आपको बताना भूल गया था कि ये यहाँ पदार्थ जो मटेरियल यूज कर रहे हैं दोनों साफ्ट का सेम है। यदि सेम होगा तब तो सी कॉमन आ जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ C1 और C2 रहेगा। तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना, याद मत करना। मैं फिर भी कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इतनी दो बातें आपने याद रखनी है। पैरेलल शाफ्ट, देखो मैं पैरेलल शाफ्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक या दो बात क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है जो बात, जो मुझे लगता है कि मैं पता नहीं, मैं टेलीग्राम पे मैसेज करता हूँ, मुझे उस चीज़ का रिप्लाई नहीं आता। तो कई बंदों को ये लगता है कि सर आपको अपनी क्लासेस का लेवल अप करना चाहिए। अभी मुझे ये जो शब्द है ना, मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे क्यों बोलते हैं। आप एग्ज़ाम किसका दे रहे हो? मोटर। 2 मिनट का टाइम लूंगा, प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेना, स्किप मत करना। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान के लिए। हर एक वैकेंसी का एक लेवल होता है। यही आप यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं दे रहे, मैं आपको यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहा जो आप मुझे कह रहे हो लेवल अप। मैं आपको गेट के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एसएससी जेई के लिए नहीं पढ़ा रहा। मैं ये नहीं कह रहा मैं एसएससी जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। बल्कि मैं इतना भी ग्रांटेड लेता हूँ, आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो और आपने मेरा टोर्जन अगर आपने पढ़ा है, देन आप एसएससी जेई का एग्जाम में जो टोर्जन के टॉपिक आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। पर मैं फिर भी मानता हूँ कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर थोड़ा सा लेवल अप होता है उसका, कि उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। तो हर एक एग्जाम का अपना एनालाइज होता है। आप पता नहीं क्या लेवल अप के लिए कहते हो, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आया कि मतलब कहना क्या चाहते हैं वो लोग, उनको चाहिए क्या। सपोज करो आपके मतलब मैंने जितना पढ़ा दिया आपके टोर्जन उतना ही है, ठीक है। अभी मैं नॉन टेक की बात करता हूँ, मानो 1857 की क्रांति मैंने ले ली, आपको सारा कुछ पढ़ा दिया टीचर ने, ठीक है। अब आपको सर लेवल अप कर दो 1857 की क्रांति का, तो वो बंदा कहाँ से लेवल अप कर देगा? ऐसे तो नहीं है वो दो चार जने अपनी तरफ से जोड़ देगा, हाँ भाई अच्छा ये मेरा साथी है मोहन, चलो मोहन को भी 1857 की क्रांति में डाल देते हैं, लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा फालतू पता लग जाएगा बच्चों का। एक लिमिटेशन होती है हर एक चीज़ की। टोर्जन की जितनी लिमिटेशन थी, जितना आपके एग्जाम में जरूरी था, सारे का सारा पढ़ा चुका हूँ। आप यूपीएससी के लिए आपको कोई 2-3 पेजों का सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है और आप सही पढ़ रहे हो। मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड कहने वाला इंसान हूँ। अगर जो कहते हैं हमें लेवल अप चाहिए वो मुझे मैसेज करें कि सर नहीं आप ये कमी छोड़ रहे हो। वो बंदे एमसीक्यूज लगाते नहीं है, वो बंदे पढ़ते नहीं है, सिर्फ एक मैसेज करके लेवल अप का और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। आप एमसीक्यूज लगाओ, आपसे एमसीक्यूज ना हो तब आप मुझे आके बोलो। अभी अभी रिसेंटली अभी कल की बात ही है, ठीक है। एक बंदे का, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मुझे फील होता है, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया लेवल अप के लिए, कर दिया। वो कहते सर हम जो यहाँ पूरे ग्रुप में है हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ रखा है, आप अलग पढ़ाओ। अरे यार मैं अलग क्या पढ़ा दूंगा जब आपका जितना आपका सिलेबस है, जितना आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाऊंगा ना, मैं अलग क्या पढ़ा दूंगा। अब आप मुझे कहो कि भारत के इतिहास में आप अलग पढ़ाओ या आप स्प्रिंग में कुछ अलग पढ़ाओ, अलग का मतलब क्या होता है मुझे ये तो बता दो। जो आपका सिलेबस है, चलो आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं मानता हूँ 50% बच्चों ने वहां पे ये सब कुछ पढ़ रखा होगा,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% बच्चे वहाँ रिवीजन है। बट जो बचे हुए 50% बच्चे हैं उनका क्या? उनको जिनको कुछ भी नहीं आता, आप सपोज करो वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए तो ये बहुत काम की चीज़ है ना। तो बेसिकली आप अपना मत सोचिए, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता। आप मुझे कह रहे हो, मैंने पहले भी पोल डाला था, आपने मुझे कहा सर हमें अपनी क्लासेस का लेवल बढ़ाना चाहिए। मैंने 2-3 टॉपिक जो मुझे लगता है कि उससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा, वो 2-3 टॉपिक भी उसमें ऐड कर दी, जैसे बेंडिंग वाला, बेंडिंग स्ट्रेस आपके ऐड किया था। बेंडिंग स्ट्रेस आपके ऐड किया गया था, और इसके बाद में मैक्सिमम से स्ट्रेस वगैरह, ये थोड़े थोड़े मोटे टॉपिक थे जो मुझे लगता है मैंने छोड़ दिए, मैंने एमसीक्यूज में करवाने थे। पर जैसे ही आपने कहा मुझे, मैंने आपको यहाँ पे मतलब क्लासेज में समझा दिए। उससे अच्छा लेवल और इससे ऊपर लेवल आपके एग्जाम में किसी काम का नहीं है, और इससे ऊपर मुझे लगता भी नहीं कोई लेवल होता है। अगर होता है तो वो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर नहीं, आपने ये चीज़ छोड़ दी है। आप जाओ यार, एमसीक्यूज लगाओ, कहीं से लगाओ, आर एस खुरमी से लगाओ, आर के जैन से लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, टेस्ट सीरीज से लगाओ, कहीं से लगाओ। आप जाओ लगाओ, फिर मुझसे बात करो कि नहीं सर आपने हमें ये नहीं पढ़ाया था, और एग्जाम जो आपके एमसीक्यूज है उसमें ये पूछा गया। मैं ये नहीं कहता कि आप 100 में से 100 सही कर दोगे, पर मैं इतनी गारंटी लेता हूँ आप 100 में से 93 से 95 क्वेश्चन सही करके आओगे। इतनी मेरी गारंटी है, अपने सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप किसी को ये बात बुरी ना लगे। मैंने फिर भी मेरा मेरा फर्ज था मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर करूं। अब अपने बात करते हैं पैरेलल, साफ्ट इन पैरेलल। देखिए ये एक कोई सॉलिड साफ्ट है, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि नहीं, ये चीज़ बार बार कहनी गलत है, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा चिंता है। क्योंकि मैं उन बच्चों को भी तो नहीं छोड़ सकता ना जो जिनको पढ़ाई छोड़े को बहुत टाइम हो गया। ये कुछ इस प्रकार से अपनी फिर भी सॉरी, अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, पर मेरे को लगता है कि नहीं, ये चीज़ क्लियर करनी आप लोगों के साथ ज़रूरी है। हाँ, ये सेकंड है और ये पहली शाफ्ट है। तो देखिए, शाफ्ट इन पैरेलल में मैंने अ, एक दो बातें जो छोड़ दी थी अपने, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो ये होलो शाफ्ट के अंदर सॉलिड शाफ्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मतलब ये एक दूसरे के अप्रोक्स मूवमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, हिलजुल नहीं सकती, ये डिफॉर्म होगी, एक जगह पे होगी, एक साथ होगी। तो सबसे पहले इसमें अपने देखेंगे ये सीरीज इन शाफ्ट का उल्टा होगा, मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एन। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट का बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा, जितनी भी उसमें शाफ्ट लगी हुई है उसका। देन सेकेंडली, टी जो टॉर्क होगा, जो टी इस पे टॉर्क लग रहा होगा, जो टी टॉर्क लगेगा, कुछ T1 इधर चला जाएगा और कुछ T2 इधर चला जाएगा। तो T1 प्लस T2 प्लस टी एन, एल्जेब्रिक सम अपने कह सकते हैं इसको। मैं ज़्यादा आपको इस चीज़ में नहीं घुसाना चाहता। एल्जेब्रिक सम हो जाएगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस टी एन। ये दो बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया था, मैं उस चीज़ को अभी भी क्लियर कर देता हूँ। उस मेरे दोस्त का धन्यवाद जिन्होंने अच्छे से, मतलब मैं उनका डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो पढ़े और मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया, और मेरी वहाँ कहीं ना कहीं गलती थी। पहले सीरीज वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, टी इंटू में एल अपॉन में सी इंटू में जे इज इक्वल टू टी इंटू में एल अपॉन में सी इंटू में जे, 1 1 1 1 2 2 2 और 2। हाँ, तो क्या क्या था मैंने, ये जो मैं टॉर्क लेके चल रहा था ना, मुझे मैं इस टॉर्क को सीरीज की तरह सेम लेके चल रहा था, सिर्फ यही एक गलती हो गई थी, यहाँ पे सेम नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप भूल जाना, इस चीज़ को आप मत याद करना, आपके काम की चीज़ नहीं है। सिर्फ आप इतना याद करना, टी इंटू में एल अपॉन में सी इंटू में जे, ठीक है, इतनी ही बात याद करने लायक है। क्योंकि देखो, यहाँ अगर आप टी वगैरह की वैल्यू रखने लग गए तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी माइनस T2। यहाँ पे क्या आएगी, टी माइनस T1। तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा और आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये, ठीक है। फिर भी मुझे ये था कि आपको बता दूं, यहाँ थोड़ी गलती थी। सी का तो वही सेम सीन था कि यदि पदार्थ सेम होगा तो देन तो सी अपना कट जाएगा, अदरवाइज सी नहीं कटेगा।
इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आपको किसी को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो मेरे दोस्त को प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है उनको भी समझ आ गया होगा, उस भाई को भी समझ आ गया होगा कि मेरी गलती थी, मैं उसको एक्सेप्ट करता और इस चीज़ को अपने काट देते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। अब अपने देखते हैं एमसीक्यू। आरएस खुरमी से उठाए हैं, मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड कहता हूँ, पता नहीं यूट्यूब वाले स्ट्राइक ट्रिक ना दे दें, कोई और स्ट्राइक तो क्या कॉपीराइट वगैरह ना दे दें, तो इसलिए मैंने नंबर नहीं लगाई, मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया था। आरएस खुरमी मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, आरएस खुरमी पढ़ ली, आपका एग्जाम क्लियर है। मैं अभी भी मुंह पे बोल रहा हूँ, आरएस खुरमी पढ़ ली, आपका एग्जाम क्लियर है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे कोई भी बुक पढ़ो, इसरो इसरो की पढ़ो, चाहे यूपीएससी की पढ़ो, चाहे गेट की पढ़ो, आप कोई पढ़ सकते हो, पर आपके एग्जाम के लिए आरएस खुरमी और मैक्सिमम जाना है तो आर के जैन, ये दो बुक आपके लिए इनफ है। तो चलिए अपने बात करते हैं द शेयर स्ट्रेस। हिंदी वाले परेशान ना हो, आपको साथ के साथ समझाता जाऊंगा, ठीक है, आप साथ के साथ आंसर करते जाना। द शेयर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन इज, देखो ये कोई शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ये इतना पूछना चाहता है। शेयर स्ट्रेस मतलब कृतन प्रतिबल, कृतन प्रतिबल का मान क्या होगा सेंटर पे। देखिए मैंने आपको कहा था तो समानुपाती होता है रेडियस के, इस बात को आप सभी को याद होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि मैंने ये भी कहा था अगर आर जीरो होगा तो टो क्या होगा अपना जीरो होगा, इस बात को भी मैंने आपको समझाया था। ऑब्जेक्टिव में मैंने कहा था डायरेक्ट आपसे पूछेगा, अरे वही पूछ रहा है। तो देखो आर जीरो है, सेंटर पे क्या होगा, रेडियस जीरो होगी, इस चीज में सभी को पता होगा, और टो भी क्या होगा, जीरो होगा। मिनिमम नहीं होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम मत कर देना, जीरो ही होगा। इस चीज में कंफ्यूजन होगी, आप यहीं जाके फंसोगे, आप मिनिमम करके आओगे, मुझे पक्का पता है, पर वो होगा क्या, वो जीरो होगा। समझ आ गई होगी इतनी बात। आगे चलते हैं। When a shaft is subjected to twisting movement, जब कोई शाफ्ट पे मरोड़ अघूरन लगता है, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट विल बी अंडर, मतलब अनुप्रस्थ का काट जो शाफ्ट की होती है वो होती है, मतलब किसके अंडर होती है, शेयर स्ट्रेस के अंदर अंडर में होती है, उस पर सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगता है। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स के बारे में, ये टेंसाइल फोर्स है। यदि आप इसको ऐसे अंदर की तरफ कर दोगे तो ये कंप्रेसिव फोर्स है। बेंडिंग फोर्स तो अपने इस प्रकार से होता है। तो बेंडिंग फोर्स लगता, बेंडिंग स्ट्रेस लगती है, पर पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे नहीं लगती है, कुछ एरिया पे लगती है। शेयर स्ट्रेस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे लगता है, तो इसलिए क्या जनरेट होता है, शेयर स्ट्रेस। होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देन अपने बात करते हैं द शेयर स्ट्रेस कृतन प्रतिबल, जो दो तीन प्रश्न बनते हैं अपने उसी पे बात कर रहे हैं। एट द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन, देखो ये शाफ्ट है, शाफ्ट के यहाँ आउटर मोस्ट फाइबर, ऊपर ही ऊपर टो की वैल्यू क्या होगी, देखो आर यदि मैक्सिमम होगा या आर इज इक्वल टू आर होगा, ठीक है, यहाँ रेडियस मैक्सिमम ही होगी ना, आर आर बराबर आर कब होगा, जब रेडियस मैक्सिमम होगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती, तो टो की वैल्यू क्या होगी, टो की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, टो की वैल्यू क्या होगी, शेयर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे बता देना, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, अपने स्प्रिंग के अंदर उसको ऐड ऑन कर देंगे। द टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल टॉर्जनल को मरोड़ दृढ़ता अपने कहते हैं, ऑफ ए शाफ्ट इज गिवन बाय, देखो क्या होता है, टी अपॉन में जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन में एल, ये सबको पता है। तो टी इंटू में एल अपॉन में थीटा इज इक्वल टू सी इंटू में जे, ये या तो आप इसको और या आप इसको क्या कह सकते हो, मरोड़ दृढ़ता टॉर्जनल रिजिडिटी कह सकते हो। तो ये चीज अपने निकल के आ रही है ना, लेंथ को इसने यूनिट मान लिया होगा, इकाई मान ली होगी, तो इसलिए लेंथ को हटा दिया गया होगा। पर फिर भी अपने इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, टी बटा में थीटा ये रहा, ठीक है। सी इंटू में जे को भी अपने, यदि यहाँ पे कुछ ऐसा होता सी इंटू में जे, या यहाँ पे सी इंटू में टी, या सी इंटू में थीटा, और यहाँ पे हो जाता सी इंटू में एल, तो भी अपना आंसर क्या होता है, ये सही होता है। तो टॉर्जनल रिजिडिटी के दो प्रश्न बनते हैं, वो इन दोनों से ही बनते हैं। और इससे अलावा
यूनिट M4 मान सकता है, C इंटू में J व्युत्क्रमानुपाती होता है, मेरे को बहुत मुश्किल लगता है बोलना। हाँ, C इंटू में J व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 में थीटा के। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, जबकि शाफ्ट पे टॉर्जन लगता है, द शेयर स्ट्रेस इंडक्टेड इन द शाफ्ट वेरीज फ्रॉम। तो शेयर स्ट्रेस उस शाफ्ट पे क्या होती है, इतनी बात कह रहा है। मैं यहाँ शाफ्ट ही बना देता हूँ, आपको समझाने के लिए ही बना रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, आप ये ना कह दो आप आप ये ना कह दो कि आपने जो पढ़ाया उससे नहीं आया। सॉरी यार, गला खराब हो रखा है। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहली कंडीशन मिनिमम एट सेंटर और मैक्सिमम एट सर्कम स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या होगा, तो मिनिमम होगा और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करें, मैक्सिमम तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस होगा। दूसरी कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है, मैक्सिमम एट सेंटर एंड मिनिमम एट सर्कमफ्रेंस। तो मिनिमम होगा ऊपर परिधि पर, अपने इसको सर्कमफ्रेंस को कह सकते हैं। सी क्या होगा, जीरो एट सेंटर, यहाँ पे क्या होगा जीरो, और मैक्सिमम एट द सर्कमफ्रेंसेज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देन डी के बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम एट द सेंटर, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जीरो एट द सर्कमफ्रेंस। देखो कंफ्यूजन सिर्फ दो ही चीज़ों में होगी आपको, पहला कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन ये। तो राइट आंसर थर्ड कंडीशन होगी अपनी, ठीक है। जीरो होगा, जीरो होगा, ना कि अपने पास जीरो होगा, ना कि अपने पास क्या होगा, मिनिमम होगा। यार ये पेन नहीं, सुंदर सुंदर सा पेन लेते हैं, हाँ ये ठीक है। हाँ, जीरो होगा, ना कि अपने पास मिनिमम होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3-4 प्रश्न बनते हैं, ये ये शायद लास्ट लास्ट प्रश्न होगा अपना, जो अपने ऑब्जेक्टिव से जो शेयर स्ट्रेस और रेडियस के बारे में बताता है। देखो मैंने पहले ही बताया, अभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी बराबर नहीं होता, सॉरी सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। क्या, तो समानुपाती होता है रेडियस के। तो फॉर ए शाफ्ट द शेयर स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। मतलब देखो, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट से कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक्सिस है शाफ्ट की, ठीक है। यहाँ से कोई भी दूरी ले लें अपने, ठीक है। दूरी मतलब क्या, रेडियस ही होगी ना, दूरी ले लें तो जो टो होगा वो उसके समानुपाती होगा, किसके, दूरी के। अक्ष से दूरी के वो क्या होगा, समानुपाती होगा। इस चीज़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट डायमीटर डी। मुझे नहीं लगता हिंदी इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी। देखिए J इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये होता है पाई बाई 64 डी की 4 प्लस पाई बाई 64 डी की 4। अपने सभी ने पढ़ा हुआ, मैं जल्दी जल्दी आपको ये करवा रहा हूँ। 2 पाई बाई 64 डी की 4 हो जाएगी, इससे कट जाएगा तो अपने पास आंसर निकल के आएगा पाई बाई 32 डी की पावर 4। ये चीज़ में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी, आसानी से आपको करवा रखा है, सब करवा रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पक्का पता है, और आज का आंसर ये होगा, ना कि D3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। द पोलर मूवमेंट होलो शाफ्ट के लिए भी सेम सीन है, ठीक है। पाई बाई 32 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। तो आसानी से आपको हो जाएगा, करके बता देता हूँ। आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो पाई बाई 64 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 प्लस पाई बाई 64 कैपिटल डी की पावर माइनस स्मॉल डी की पावर 4। जड़त्व आघूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाई बाई 64 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 किसका, होलो शाफ्ट के लिए। तो इसको 2 पाई बाई 64 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, इससे ये कट जाएगा 32 पे, तो पाई बाई 32 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 हो जाएगा। किसी को मुझे नहीं लगता अभी कोई प्रॉब्लम होगी।
ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने ये क्लास रात को रिकॉर्ड करनी थी, सुबह जल्दी अपलोड करनी थी, बट तबीयत ख़राब होने के कारण मैं सो गया था रात। अभी अभी भी मैं लेट उठा हूँ, अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, पर फिर भी आपको क्लासेस अवेलेबल करवानी है। तो चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट टॉर्जन इक्वेशन। मरोड़ समीकरण क्या होती है, टी अपॉन में जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन में एल और टो अपॉन में आर। मैं फिर कह रहा हूँ सी की जगह पे आपको जी भी मिल सकता है और जे की जगह पे आपको आई पी भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और बी इसका सही आंसर है, ठीक है, बाकी आप देख लेना, बी इसका सही आंसर है। याद कर लो क्या, एक बार सभी रिपीट करेंगे, टी अपॉन में जे सी थीटा अपॉन में एल टो अपॉन में आर, टी अपॉन में जे सी थीटा अपॉन में एल टो अपॉन में आर। आगे बात करते हैं, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ ए डायमीटर डी। इसके बाद अपने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो क्या होगा, टी मैक्स इज इक्वल टू पाई बाय 16 टो डी 3। ये फॉर्मूला रट लो, एग्जाम में आएगा, पक्का कह रहा हूँ आएगा, पक्का आएगा, मैं गारंटेड है ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में आएगा। इसकी वैल्यू तो क्या याद करोगे, पर फॉर्मूला आप याद कर लो। अभी मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, इससे आगे मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल है। हाँ न्यूमेरिकल है। देखो ये कोई शाफ्ट है अपने पास, ठीक है, इस पे टॉर्क लग रहा है, अपनों ने टॉर्क लगा रहे हैं, इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ अपने को पता लगानी है। सपोज करो अपने को स्ट्रेंथ पता लगानी है, इसकी सहन शक्ति पता लगानी है। मेरे ख्याल से सहन शक्ति होता है, आप जो भी हिंदी में अनुवाद होता है वो आप थोड़ा सा देख लेना। तो मैं ये टॉर्क को बढ़ा रहा हूँ, ये इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है शाफ्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मौके में टॉर्क मैक्सिमम पे पहुंच गया, टॉर्क मैक्सिमम में पहुंच गया, इसमें उतनी स्ट्रेंथ है कि ये टॉर्क मैक्सिमम सहन कर सके। उससे ऊपर जाते सार क्या होगा, मैं टॉर्क मैक्सिमम से ज़्यादा टॉर्क लगाते सार ये फेलियर हो जाएगी, शाफ्ट फेल हो जाएगी, शाफ्ट टूट जाएगी, या किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम ही क्या है, उस शाफ्ट की स्ट्रेंथ होती है, कि उससे ऊपर जाते सार अपना क्या होगा, वो स्ट्रेंथ और वो जो शाफ्ट होगी वो फेल हो जाएगी। इतनी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि टॉर्क मैक्सिमम तक वो शाफ्ट की सहन शक्ति होती है, टॉर्क मैक्सिमम से ऊपर जाते सार वो शाफ्ट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड मोस्ट बात करते हैं अपने, मैं इसको इरेज कर दूं, तो अब अपने बात करते हैं शेयर स्ट्रेस के बारे में। वही सेम कंसेप्ट अपने लेके चलते हैं कि अगर टॉर्क मैक्सिमम को अपने क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कह सकते हैं। उस शाफ्ट की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो इतना टॉर्क मैक्सिमम सहन कर सकती है, सहन शक्ति उसकी इतनी है। वही सेम कंसेप्ट है, देखो शेयर स्ट्रेस है, अभी शेयर स्ट्रेस एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसमें फेलियर ही होगा, उस शाफ्ट में क्या होगा, फेलियर ही होगा। तो अपने इसको टो को अपने क्या कह सकते हैं, टो को अपने शेयर स्ट्रेंथ के बराबर लेके चलते हैं, ठीक है, कि इतनी सहन शक्ति है शेयर स्ट्रेस सहन करने की उस शाफ्ट में। कंफ्यूज नहीं होगे आप, मुझे लगता है इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम से ऊपर जाते सर वो शाफ्ट फेल हो जाएगी। फेल कैसे हो जाएगी कि उसमें देखो, हाँ मैं अभी समझा देता हूँ, ये इस प्रकार का डिफॉर्मेशन होगा ना, ये कब तक होगा, ये यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा, कहीं ना कहीं जाके तो ये फेल होगा ही होगा ना, शेयर स्ट्रेस फेल होगी, शेयर फोर्स कहीं ना कहीं जाके तो फेल होगा ही होगा। तो शेयर स्ट्रेंथ अपने लेके चलते हैं। एक बात जो अभी अपनों ने पीछे करके हटे हैं कृतन मापांक के बारे में, कि शेयर स्ट्रेंथ हर एक पदार्थ के लिए से अलग अलग होती है, ठीक है। उसकी वैल्यू अपने को पहले से पता होती है कि इसकी इतनी शेयर स्ट्रेंथ है। देखो अगर अपने को वैसे से स्ट्रेस निकालनी हो तो एरिया के और फोर्स के से अपने निकाल सकते हैं, पर जब मैक्सिमम की बात चल रही है तब अपने पास उसकी वैल्यू अपने को पहले से ज्ञात होती है, अपने को वैल्यू उसकी पहले से ही पता होती है कि इसमें इतना शेयर स्ट्रेस सहन करने की क्षमता है, इससे ऊपर ये नहीं कर सकता, तो इसका शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसका ये होगा। तो इस चीज़ के बारे में अपने को पता होता है। तो अगर यदि पदार्थ सेम रहेगा
तो उसका टो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दो बातें आपको भी क्लियर कर दी मैंने, आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब अपने मूव ऑन करते हैं एमसीक्यूज की तरफ। देखिए, पहली बात, एमसीक्यूज टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। बट एक बात याद रखना, जहां आपके पास लिमिटेड टाइम होता है ना, वहां पे वो टाइम कंज्यूम नहीं करते, अगर आप उसको छोटा करके आसान तरीके से समझ के अगर आप उसको करने की कोशिश करते हो। तो दो शाफ्ट हैं, ए एंड बी, सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, इस बात में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ए और बी दो शाफ्ट हैं। द शाफ्ट ए इज ए डायमीटर ऑफ 50 mm, इसका डायमीटर है, एंड शाफ्ट बी इज ऑफ 100 mm डायमीटर, मतलब 100 mm इसका बी शाफ्ट का डायमीटर है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए शाफ्ट बी इज डैश एज दैट ऑफ शाफ्ट ए, मतलब बी शाफ्ट की स्ट्रेंथ ए शाफ्ट की अपेक्षा कितनी होगी, ये इसके बारे में पूछ रहा है। सपोज करिए मैं इसको डी लेके चल रहा हूँ, मतलब इसकी जो डायमीटर डी mm है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2D mm लिख सकता हूँ। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही होगी, आपको ये नहीं लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इतनी इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसको मैं डी लेके चल रहा हूँ और इसको मैं 2D बटा में 2D mm लेके सॉरी, हाँ, इसको डी और इसको 2D लेके चल रहा हूँ। अभी देखिए, पाई बाय 16 तो D3 ओके है। टॉर्क मैक्सिमम अपने निकाल लेंगे, इससे इसकी ए शाफ्ट की स्ट्रेंथ अपने को पता लग जाएगी। और वही बी शाफ्ट के लिए अपने निकाल लेंगे टी मैक्स फॉर बी, पाई बाय 16 तो 2D की पावर 3, ये पूरे का पूरा ब्रैकेट में आएगा। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। मैं आराम से कर रहा हूँ, ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है जो एग्जामिनर पूछता है। तो अभी क्या बोल रहा है उसने, बी की अपेक्षा ए का, तो बी बटा में ए आ जाएगा बाय 16 तो D3। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाई बाय 16 तो से ये कट जाएगा। मैंने अभी बताया से आपका क्रॉस क्वेश्चन उठेगा, इसलिए मैंने पीछे क्लियर कर दिया था कि इनका जो स्ट्रेंथ होती है, टो मैक्सिमम होता है, वो सेम रहेगा अगर पदार्थ सेम है। यदि यहाँ पे पदार्थ अलग अलग दे देते वो, तब अपने टो की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ती, उसके लिए अलग से न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी जाती। पर सेम है तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, वो दोनों टो की वैल्यू जो होगी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कि वो पदार्थ का डायमीटर चाहे कम हो जाए चाहे बढ़ जाए, बट एक मैक्सिमम लिमिट है उस पदार्थ की, उससे ऊपर वो नहीं सहन कर सकता अपने आप को, मतलब वो उससे ऊपर वो शेयर स्ट्रेस नहीं सहन कर सकता, उस चीज़ को अपने लेके चलते हैं। तो ओवरऑल अपने पास क्या बचेगा, यार मैंने ज़्यादा जगह घेर ली, कोई बात नहीं। इस 2D की स्क्वायर बटा में D की स्क्वायर, ये बात है। अभी 2 का क्यूब क्या होता है, 8D की क्यूब बटा में D का स्क्वायर, नहीं है क्यूब है, इससे ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 8 गुना। 8 गुना ऐसे होता है, पता नहीं ऐसे होता है, जैसे भी होता है आप देख लेना। तो 8 गुना इसका आंसर हो जाएगा। होप किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा पीछे, यार इरेज तो हो गए नहीं, चलो एक मिनट। हाँ, तो क्या किया मैंने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। पाई बाय 16 तो D3 लिया इधर, और पाई इक्वल नहीं लगाएंगे, पाई बाय 16 तो 2D3 इधर लिया। कैसे लिया मैंने, ए वाले 50 mm को मैंने D माना, तो मैं 100 mm को 2D लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। आप 50 की क्यूब करोगे, उसके बाद में निकालोगे। मैं इसका आसान तरीका सेकंड वे भी आपको बता दूंगा, दूसरा तरीका भी अभी मेरे दिमाग में आया, करके देख लेंगे अगर उससे होता है तो बी की अपेक्षा ए का पूछा है, तो डी की क्यूब, इससे ये कट जाएगा 8D की क्यूब बटा में डी की क्यूब, तो इससे कट जाएगा 8 बचेगा, तो मतलब 8 गुना। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप डी की वैल्यू रखते हो, ठीक है, पाई बाय 16 तो 2 इंटू 50 की क्यूब बटा में पाई बाय 16 तो 50 की क्यूब, ये चीज़ आप रख सकते हो अपने। ये बी शाफ्ट है,
और ये ए साफ का इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ रख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। अभी इसको इससे करेंगे तो 8 इंटू 50 की क्यूब बटा में 50 की क्यूब रहेगी, और इससे ये कट जाएगा 8, फिर भी अपना 8 गुना जैसे भी आप लिखते हो 8 टाइम अपना आंसर आ जाएगा। होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कि दोनों तरीके से बता दिया। वैसे डी और 2D लेके चलना, आसानी से सोल्व कर सकोगे, आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। और दूसरा तरीका आप ये भी लेके चल सकते हो कि ये दोनों तो सेम ही है ना, वहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा भी आपको सही लगे। होप आप कंफ्यूज भी नहीं हो रहे होगे, मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ। देन अपने आगे बात करते हैं इन टॉर्जन इक्वेशन J अपॉन में R क्या होता है। वही ध्रुवीय मापांक K इज इक्वल टू J अपॉन में R। तो ध्रुवीय मापांक पोलर मॉडुलस क्या है, ये आंसर। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोलर मॉडुलस के बारे में पूछा है। द पोलर मॉडुलस फॉर ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर D इज। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ एनर्जी लेवल लो है, मेरे को ना सही में मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही लग रही है। मैं तो भी आपकी ये क्लास रिकॉर्ड करके और फिर सोऊंगा, क्या पता कल की क्लास आए ना आए, उस चीज़ के बारे में मुझे अभी नहीं पता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। J अपॉन में R होता है, J अपॉन में R होता है। J अपने पास क्या है सॉलिड शाफ्ट के लिए 32D की 4 बटा में R को D बटा में 2 लिखते हैं, तो इसको काटने के बाद अपने पास 5/16 D की पावर 3। ये चीज़ में मेरे को लगता है ये चीज़ आप लोगों ने रट ली होगी, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से आपने पढ़ा है। ठीक है, पोलर मॉडुलस क्या होता है J अपॉन में R, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बटा में रेडियस होता है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के लिए ये होता है रेडियस D बटा 2 होती है। इससे काटापिटी करके और अपने निकाल दिया 5/16 D की क्यूब। सेम उसी प्रकार से ये चीज़ आप खुद निकालोगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या रहेगा। आप उसके बाद में खुद इसकी वैल्यू निकालोगे, इसका आंसर ये होगा। मुझे पता है आप लोगों ने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। यदि आपने सही तरीके से पढ़ा होता तो मैंने आपको जब इससे भी पहले जब आपको MCQs दिए थे तब मैंने वहाँ पे पोल रखा था टेलीग्राम ग्रुप में, तो सभी ने उसका नहीं आंसर दिया, सिर्फ 3 से 4 बच्चे थे जिन्होंने आंसर दिया था। मतलब अभी मेरे अपने टेलीग्राम ग्रुप में 30 से 35 बच्चे हैं, तो मतलब 3 से 4 बच्चे ही डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, तो 10% बच्चे ही मैं मान के चलता हूँ कि जो डेडिकेटली पढ़ रहे हैं। बाकी सब के सब पढ़ रहे हैं पर उस डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहे, और वो डेडिकेशन आप अपने अंदर लेके आओ, कुछ भी करो, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार आपको नहीं मिलेगी। इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखिए। The torque transmitted by a hollow shaft of outer diameter D and inner diameter small d। टॉर्क ट्रांसमिशन अपने को मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है। टॉर्क मैक्सिमम फॉर होलो शाफ्ट 5/16, तो D की 4 माइनस स्मॉल d की 4 बटा में D। ठीक है, आप इस चीज़ में ना एक चीज़ में कंफ्यूज हो गए, सिर्फ एक चीज़ में। ठीक है, एक तो आप इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंडली आप कंफ्यूज हो जाओगे जब आपको एग्जामिनर दे देगा 5/16 तो D की 4 स्मॉल d की 4 बटा में D की 4। ये जहाँ दे दिया ना आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। C और इसको E ऑप्शन मान लें तो C इसका राइट आंसर होगा, पर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। और यही आपके एग्जाम में अगर आता है तो यही ऑप्शन मिलेंगे जो मैंने C E ऑप्शन दिया है, यही आपको मिलेंगे। एग्जामिनर ऐसा ही आपको ऑप्शन देगा। चलिए आगे चलते हैं। द शाफ्ट रिवॉल्विंग एट ए ओमेगा रेडियस पर सेकेंड ट्रांसमिट टॉर्क T न्यूटन मीटर। द पावर डेवलप्ड इज। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था P इज इक्वल टू क्या होता है 2πnt बटा में 60। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πn बटा में 60। ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। द शाफ्ट जो घूम रही है किसमें, ओमेगा रेडियस पे, और T टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं। मुझे लगता है मैं आपको सही समझा रहा हूँ। देखो अब अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लगती है, मैं यही चीज़ आपको दोबारा से भी समझाने के लिए रेडी हूँ, बट आप मुझे बता दिया करो। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी कोई कमियां निकाल के मुझे बताता है, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप को वहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप ही मेरी बैकबोन हो, जो 30 से 40 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप ही मुझे बताओगे कि सर नहीं, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम है, आप इसको सही कीजिए।
तो ओमेगा की वैल्यू जब अपने यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा टी, और यूनिट क्या होती है, वॉट। याद रखना यूनिट के बारे में, यदि यहाँ पे आपसे टी इंटू ओमेगा वोट है और यहाँ टी इंटू ओमेगा जूल भी दे सकता है एग्जामिनर आपसे, तो यूनिट में आपको आप फंस ना जाओ। हमेशा कह के चलता हूँ, जो भी पॉइंट पढ़ो उसकी यूनिट आप हमेशा याद रखो, और मैंने आपको हर एक चीज़ की यूनिट आपके सामने निकाल के बताई है कि हाँ इसकी यूनिट ये है। चलिए, एक बड़े वाला प्रश्न है ये, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे सॉरी, मेरा पता नहीं चला, खराब हो रखा है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, वो डी वाले और टू डी डी बटा टू जो भी फॉर्मूला होगा उससे सॉल्व करेंगे। मेरे को आसान लगा वो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आप 100 को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सही लगे। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना 100 को लेके ही सोल्व कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो दो शाफ्ट हैं ए और बी, यहाँ पे मैंने ए शाफ्ट लिख दी, यहाँ पे मैंने बी शाफ्ट लिख दी। तो एरिया कम यूज करेंगे, मुझे पता है ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, ध्यान से देखना है इसको। द शाफ्ट ए इज सॉलिड डायमीटर 100 mm एंड शाफ्ट बी इज होलो विद आउटर डायमीटर 100 mm और इनर डायमीटर 50 mm। देखो, जो शाफ्ट ए है वो ठोस है, तो उसका जो व्यास है वो 100 mm है, और जो शाफ्ट बी है वह खोखली है, उसका बाह्य व्यास तो 100 mm और आंतरिक व्यास 50 mm है। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड पूछा गया है बी शाफ्ट का ए शाफ्ट की अपेक्षा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 16 तो 100 की स्क्वायर, सॉरी 100 की क्यूब, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ, आप इसको डी लेके चलना। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको डी से करके देखना एक बार, आपको सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वो डी वाला भी आएगा, मैंने इस दो दो क्वेश्चन रखे हैं, डी वाला भी रखा है और एक ये भी रखा है, तो उसको आप खुद सोल्व करोगे, इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। तो b है उसको अपने लिख सकते हैं पाई बाय 16, तो कैपिटल डी माइनस में, सॉरी हाँ स्मॉल डी बटा डी, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, फॉर्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं इरेज करूंगा, पेन लेता हूँ। हाँ, 100 की पावर 4 माइनस 100 बटा में 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना मैं 50 को, 100 बटा में 2 कितना होता है, 50 mm ही होता है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना। आप अगर वैल्यू में फंस गए, आप ये सोचने लग गए कि मैं 100 का क्यूब करके निकाल लूँगा, आप पूरा एग्जाम इसी चीज़ में निकाल आओगे, आपसे फिर भी नहीं होगा ये। इस चीज़ को याद रखें। और कैपिटल डी क्या है, 100 है। इस चीज़ में मुझे नहीं लगता किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी, ये आपको समझ आ गया होगा। इसको आप डी बटा 2 लेके चले तो मैं कहता हूँ आसानी से, बहुत आसानी से हो जाएगा। पर फिर भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता ज़्यादा, आप इसमें कंफ्यूज होगे वैसे, पर मैं वैल्यू के साथ जाना चाहता हूँ, ताकि आप ये ना कह दो कि सर आप तो डी वगैरह कर रहे हो और हमें 50 mm 100 mm से समझना है। तो बी अपॉन में ए करेंगे, बी की अपेक्षा ए का पूछा है, तो पाई बाय 16 तो 100 की पावर 4 माइनस 100 बटा में 2 की पावर 4 बटा में 100 अपॉन में पाई बाय 16 तो 100 की क्यूब। ये चीज़ इधर जाएगी और अपने पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, 100 की 4 माइनस 100 की पावर 4 बटा में 16। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अपॉन में 100 इंटू में 100 की क्यूब। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, कैसे आई, इसको काट दिया, पदार्थ सेम है, मटेरियल सेम है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, इस वैल्यू को नीचे ये बचा तो ये इधर चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई, आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, आप समझना चाहते हो समझ सकते हो। मैं इरेज कर रहा हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी कम रह गई है। तो निकल के क्या आया, 100 की पावर 4 माइनस 100 की पावर 4 बटा में 16 बटा में 100 इंटू 100 की पावर 100 100 इंटू 100। हाँ, तो 100 की 100 क्या कह रहा हूँ मैं, 100 इंटू 100 की पावर 300 की पावर
क्यूब। तो इससे अपने एक चीज़ निकल के आई 100 की पावर 4 माइनस 100 की पावर 4 बटा में 16 अपॉन में 100 की पावर 4। इस चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ज़्यादा कन्फ्यूज मैं नहीं कर रहा। अब सिर्फ ऊपर वाला सेगमेंट अपने देखते हैं। अभी इसको नीचे नहीं लेके आ सकते बिकॉज यहाँ माइनस में है, इसको इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए अपने क्या करेंगे, इरेजर लेता हूँ मैं और सब इरेज कर देते हैं। इक्वल हो गया, अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। देखो 16 इंटू 100 की पावर 4 माइनस 100 की पावर 4 ये रह जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये जो 100 है ये इधर आ जाएगा, तो 100 की पावर 4 इधर आ जाएगी। आई होप किसी को अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। 16 100 की पावर 4 में से एक 100 की पावर 4 जाएगी, तो अपने पास 15 100 की पावर 4 बच जाएगी। 15 इंटू 100 की पावर 4 बटा में 16 इंटू 100 की पावर 4, ये इससे कट जाएगा और 15 बटा में 16 अपने पास आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत कन्फ्यूजेबल था, करोगे तो समझ आ जाएगा। मुझे पता है आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, आप दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ जो पीछे अपनों ने किया था वो तो आपको मुझे पता है समझ आ गया, आपने काटापिटी कर दी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आपको कन्फ्यूज होना चालू है, ठीक है। मैं तभी कह रहा हूँ इसको अगर आप डी लेके चलते तो आप इतना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, पर वही है 100 की वैल्यू लेके चल रही थी। तो 16 को अपने कॉमन लेके और यहाँ पे ऊपर 16 आ जाएगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, और यहाँ पे 100 रहेगा, तो यहाँ पे नीचे 16 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 16 100 इंटू 100 की पावर 4 में से एक 100 की पावर 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 15 100 की पावर 4 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 16 100 की पावर 4। इसको इससे काट देंगे और 15 बटा में 16 आंसर आ जाएगा। मैं खुद ही थक गया आपको ये समझाते समझाते। आप ये खुद सोचो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है पर टाइम कंज्यूमिंग है। यदि आपका पेपर हाई लेवल का आता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकता है, जो इजी भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। आपको ज़्यादा वैल्यूज में नहीं घुसना। चलिए इतना समझ आ गया। द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट इज जज बाय टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, यस ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट के द्वारा अपने उसकी सहन शक्ति को ज्ञात करते हैं शाफ्ट की। ये सेम क्वेश्चन है, आप होमवर्क में करोगे, सेम टू सेम है। आंसर मैं बता देता हूँ, 15 बटा में 16 आएगा। कैसे आएगा आप करके देखना, मैं इसलिए नहीं करवा रहा, करवाने के लिए मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। आप खुद करके देखोगे, वो पहले वाला देखो, उससे समझो और फिर खुद करके देखो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा 15 बटा 16 में कैसे आया। खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं ये भी कह रहा हूँ ये सेम है, आंसर भी ये आएगा, मैंने सब बता दिया, पर इसको करके जरूर देखना। ढिलाई मत देना, ढीले पड़ गए तो ये समझ लो कुछ भी नहीं हाथ आएगा, ठीक है ना। इधर का रहता है बंदा ना उधर का रहता है। तो चलिए आगे अपने देखते हैं। अभी वो डी वाला सीन अपने चालू करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले करवाया था, दो शाफ्ट है ए और बी, और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये जो t = π/16 तो d3 वाला फॉर्मूला है ना, इससे न्यूमेरिकल और पूछ सकता है, जिसमें आपको टो की वैल्यू और d3 की वैल्यू दे देंगे और टॉर्क निकालने के लिए कह देंगे। इससे ज़्यादा आपसे इन डेप्थ कोई भी नहीं पूछेगा। कंफ्यूज मत होना, आराम से चिल मोड ऑन रखो और आराम से पढ़ो। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, विश्वास मानिए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो चलिए डायमीटर क्या है, अपने वही बात करते हैं। दो शाफ्ट ए एंड बी, सेम मटेरियल पदार्थ सेम है, तो मतलब शेयर स्ट्रेस जो होगी वो दोनों की इक्वल होगी। द शाफ्ट ए इज ऑफ डायमीटर डी एंड शाफ्ट बी इज ऑफ डायमीटर D2, ठीक है। मतलब इसका जो डायमीटर डी है इसका डी का आता है, तो बी की स्ट्रेंथ ए की अपेक्षा कितनी होगी। वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ में, आसानी से अपने इस चीज़ को कर सकेंगे। पहली बात मैं इसको आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, पर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, कि बच्चे डेडिकेटली पढ़ रही हो, तो मैं खुद ही करवा के आपको फ्री कर देता हूँ। मुझे क्या, मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। जैसे आप लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हो उस ग्रुप में होने की, वैसे मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूँ कि आपको समझाने की। क्योंकि आपको अगर डेडिकेशन होता तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते,
ठीक है, आप एमसीक्यूज भेजते कि सर मुझे ये भी पता है कि मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें मैंने पूरा आपको ये नहीं है कि आपको टोटल आपके सामने खोल के रख दिया कि हाँ भाई ये लो आपके सामने इतना कुछ है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अपने आगे बात करते हैं। देखो पाई/16, तो कहाँ गया, D3 इज इक्वल टू नहीं आएगा। पाई/16 मेरी हैबिट सी है, अपॉन D/2 की क्यूब। ठीक है, अपॉन में अपने क्या कर देंगे, पाई/16 तो D3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके बारे में ये दोनों तो काट ही दो यार, इस चीज़ को तो काट दिया करो। D/2 की पावर क्यूब बटा में D की पावर क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर इधर लिख रहा हूँ, इधर देखो, D की क्यूब बटा में 8 इंटू में D की क्यूब। तो ये दोनों कट जाएंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और 1/8 इसका क्या होगा, आंसर होगा 1/8। ये बात याद रखना, किसकी अपेक्षा पूछ रहा है उसको अपने नीचे रखेंगे। ठीक है, बी की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ए की अपेक्षा, तो उसको नीचे रखेंगे। अगर यहीं पे 8 गुना कहीं दे देता एग्जामिनर 8 टाइम और 1/8 दे देता तो 1/8 सही होता है, यहाँ पे आप जाके कंफ्यूज हो जाते। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब सबसे मुश्किल, जो मुझे सबसे मुश्किल लगा करने के लिए, आपको समझाने के लिए, चलिए इसके ऊपर आराम से बात करते हैं। जल्दी नहीं है अपने को कोई, आराम से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजेबल भी होगा आपके लिए। देखिए, ए सर्कुलर शाफ्ट फिक्स एट ए, मतलब एक सर्कुलर शाफ्ट है वो ए पे फिक्स है डायमीटर डी और हाफ ऑफ द लेंथ, मतलब L2 के लिए उसकी जो व्यास है वो क्या है, D है। एंड डायमीटर D2 ओवर द अदर हाफ, मतलब यहाँ पे क्या है, D2 डायमीटर एज शोन इन फिगर 2.51, मतलब यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है। इफ द रोटेशन ऑफ बी रिलेटिवली टू ए इज 1 रेडियन, मतलब ए के अपेक्षा बी का रोटेशन क्या है, 1 रेडियन है। रेडियन है। द रोटेशन ऑफ सी रिलेटिव टू बी, मतलब बी की अपेक्षा सी का क्या रोटेशन होगा, कितना, मतलब उसमें घुमाव होगा। तो नीचे एक लाइन दे रखी है, टी एल एंड सी आर सेम इन बोथ केसेज, मतलब दोनों के लिए टॉर्क, लंबाई और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कृत्रिम मापांक सेम होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो, जो बी के लिए है वो क्या होगा, टी इंटू में एल अपॉन में, हाँ यहाँ पे क्या है, रेडियन क्या है अपने पास, थीटा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, इस बात को याद रखेंगे। मरोड़ कोण के बारे में ये कह रहा है। टी इंटू में एल, सी इंटू में जे इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इस बात में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात है। अब वो कहना क्या चाहते हैं, अपने इस चीज़ को फिक्स मान लेते हैं। अब ये फिक्स हो चुका है किसके लिए, सी के लिए, सी शाफ्ट के लिए, सी एंड के लिए। जो बी जो शाफ्ट थी वो फिक्स हो चुकी है, जैसे बी के लिए ए फिक्स थी उसी प्रकार से सी के लिए बी फिक्स हो चुकी है। अब अपने इस चीज़ को सी के लिए देखें तो टी इंटू में एल अपॉन में सी इंटू में जे, यही बात है। इतनी ही बात अपने सामने निकल के आ रही है, और तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। चेंजेस क्या है, टी सेम रहेगा दोनों में, एल सेम रहेगा दोनों में। मुझे हो सकता है मैं आपको इस चीज़ को नहीं समझा सकूं अच्छे से, पर मुझे जितना आपको अच्छे से समझा सकता हूं मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, सी सेम रहेगा। होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आराम से समझना। देखो, मैं इस चीज़ में जल्दी नहीं कर सकता और आपको जल्दी समझ भी नहीं आएगा। कन्फ्यूजेबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ जे है, सिर्फ और सिर्फ जे ही अपने पास चेंज होगा। यहाँ पे पाई/32 डी की पावर 4 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पाई/32 डी की पावर D/2 की पावर 4 होगा। इस बात पे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आप इस बात के लिए आप समझ सकोगे, इस बात में किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अपने सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ देखें, इसमें ही देखें। टी एल और सी तो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टी एल एंड सी में। तो यहाँ 1 रेडियन है,
तो मैं इसको जे को भी एक प्रकार से 1 ही मान लेता हूँ, या आप इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत हो, इस पूरे को आप 1 मान के ही चलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 32 डी की पावर 2 की 4 आ जाएगा। तो पाई बाय 32 डी की 4 बटा में 16। इस बात में भी किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये 16 कैसे है, 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है। 2 2 दूनी 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, मतलब 8 दूनी 16 होती है। तो किसकी अपेक्षा पूछा है, बी की अपेक्षा, सी का। तो है रोटेशन सी रिलेटिव टू बी, हाँ सी ऊपर आ जाएगा, नहीं बी नीचे आएगा, बी की अपेक्षा पूछा है। तो एक सेकंड, मैं खुद ही कंफ्यूज हो चुका हूँ, सॉरी। मैं आपको इस चीज़ को एक सेकंड में आपको भी क्लियर करता हूँ। द रोटेशन ऑफ सी रिलेटिव टू बी विल बी, ठीक है। तो हाँ, तो अपने बात कर रहे थे रिलेशन ऑफ सी, सॉरी रोटेशन ऑफ सी रिलेटिव टू बी। तो पाई बाय 32 डी की पावर 4 बटा में 16, इस चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होगे, अपने सिर्फ इन दोनों की ही बात करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अपने को यहाँ भी दिख रहा है कि बी मतलब पाई बाय 32 डी फॉर बी का, और सी का अपने पाई बाय 32 डी की पावर 4 बटा में 16 लेके चलते हैं, तो ये कट जाएगा, और ऑब्वियस 16 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन होगी थोड़ी सी, आपको नहीं समझ आया होगा, क्योंकि टी एल और सी मैं कॉमन लेके चलता हूँ, सिर्फ सारा खेल किसका है, जे का है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो अपने उसी को लेके चलते हैं, यहाँ पे अपने लिख सकते हैं सी, ठीक है, टी इंटू एल इंटू में सी, ये तो कट जाएगा ना, ऑब्वियस ही बात है कट जाएगा। और यहाँ पे इसको इसकी जो वैल्यू है 1 के रिलेटिव है, तो इस चीज़ को अपने ऐसे ऐसे देख सकते हैं एक प्रकार से। अच्छे से मुझे नहीं इस चीज़ का मतलब सोल्यूशन मिला कि आपको मैं समझा, देखो कई बार ना मैं इस चीज़ में नया हूँ, तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये कैसे होगा, पर उस चीज़ को समझाने में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। उस चीज़ में आप, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना इतना का आप मैनेज कर लीजिए प्लीज़, कि कहीं ना कहीं जाके तो मैं भी फंसता हूँ, और वो आज यहाँ जाके फंसा हूँ। पर मुझे ये पता है कि इसका आंसर 16 रेडियन है, पर वो कैसे निकला मेरे को वो भी पता है, पर उस चीज़ को मैं आपको समझाऊं कैसे, अभी मुझे उस चीज़ का तरीका ढूंढना है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया अपने, डेफिनेटली मैं देखो मैं स्किप नहीं करता किसी क्वेश्चन को, मुझे पता है मैं इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझा सकूंगा, पर फिर भी मेरा फर्ज था आपको एक दिशा देने के लिए, उस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। अपने बाद में अच्छे से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को। चलिए स्ट्रेन एनर्जी, विकृति ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। विकृति ऊर्जा, तो द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस, कृतन प्रतिबल टो इज। देखो याद रखना, टो की स्क्वायर 4c इंटू में v, ये होता है u, किसके लिए, u फॉर सॉलिड। सॉलिड के लिए क्या होता है, ये रहा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये सब चीज़ें आपको एक प्रकार से आपको रटनी पड़ेगी, मैंने आपको ये पहले ही कहा था, आप इसको रट लो, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, वही एमसीक्यूज अपने पास आ रहे हैं। उसी प्रकार से उसी सेम तरीके से द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन होलो शाफ्ट, खोखली शाफ्ट के लिए वो पूछ रहा है, आउटर डायमीटर डी है, और आंतरिक व्यास जो है वो स्मॉल डी है, और शेयर स्ट्रेस उस पर लग रहा है। कंफ्यूजेबल दो चीज़ें हैं, दोनों में जाके आप कंफ्यूज होगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर ये है, ठीक है। इस चीज़ में आप बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो प्लीज़ आप मेरे, आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा था एमसीक्यू से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो अपने को नहीं पता होती है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट टी, ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है उसके ऊपर, मरोड़ आघूर्ण कह सकते हैं, और बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है नमन, आघूर्ण आघूर्ण लग रहा है एम। द इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट, देखो मैंने इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट तो आपको बता दिया था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट में बताना रह गया था, मुझे ये था एमसीक्यूज में आपको बताऊंगा। एम ई से इसको डिनोट करते हैं, और इसका आंसर होता है ये, एम ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर।
होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी बात आपको क्लियर होगी। आपको याद ही रखना पड़ेगा इस चीज़ में, इस चीज़ को आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते। देन अपने बात करते हैं व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी, सेम चीज़ है, और बेंडिंग मोमेंट एम लग रहा है उसके ऊपर। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ये मैंने आपको बताया था, टी सी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। रटना ही पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा। मैंने वैसे समझा भी दिया था, पर आप फिर भी एक बार इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये रहा आंसर। चलिए चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट टी, बेंडिंग मूवमेंट क्या लग रहा है, एम, मतलब मरोड़, आघूर्ण, आघूर्ण और नमन आघूर्ण के बारे में बात करें, एम और टी के बारे में। देन द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेसेस क्या होती हैं, 16 पाई डी थ्री एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, और मिनिमम क्या होती हैं, 16 पाई डी थ्री एम माइनस में अंडर रूट एम स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। दोनों चीज़ों के लिए सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा बी और सिग्मा बी मिनिमम, दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। तो मैक्सिमम के लिए अपने कहाँ है, तो ये कंडीशन है। कंफ्यूज मत हो जाना, रटना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट जो एग्जाम में आती है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। आपको वैसे मैंने समझा भी दिया था कहाँ से कैसे आया, पर फिर भी मुझे पता है आखिरी में आपको याद करना ही पड़ेगा। और हाँ, तो मैक्सिमम यहाँ बात कर ली, मिनिमम मुझे लगा वहाँ पे मैक्सिमम क्यों लिख रखा है। व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड ट्विस्टिंग मूवमेंट टी एंड बेंडिंग मूवमेंट एम, ठीक है, उस पर टी और एम लग रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम क्या अपन ने निकाला था, सिग्मा बी मैक्स माइनस सिग्मा बी मिनिमम अपॉन में 2, ये अपनों ने निकाला था। उसकी वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई थी, पाई बाई 16 अपॉन में पाई डी थ्री इंटू अंडर रूट एम स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, क्या आएगी, 16 पाई डी थ्री अंडर रूट में एम स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। अभी एक बात याद रखना, होलो के लिए भी याद करके रखनी, सभी चीज़ें आप याद करके रखोगे। आपको होमवर्क भी दिया था, आप होलो के बारे में आप डिस्कस करोगे। आई होप सो थोड़ा मेरा एनर्जी लेवल आपको लो लगा हो, उसके लिए सॉरी है। एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा अटक गया था, मैं फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर बता चुका हूँ, उसके लिए भी सॉरी है। मैं हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता है जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं गलत ही हूँ, ठीक है। लेवल अप की बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। आपको जो दिया जा रहा है आप उस चीज़ को लेने का प्रयास कीजिए, गलत वे में मत लेना प्लीज़। जो आपको स्टडी मटेरियल के लिए, मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उस चीज़ को गेन कीजिए, आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। आपके लिए मैं वास्तव में, आप इतना विश्वास कर सकते हैं, आप टॉर्जन के एमसीक्यूज लगाइए यार, आप जाके उस चीज़ को करिए तो सही। चलो लेवल अप करना है, मेरे पास आके आपको तो सही, सर ये लो ये चीज़ नहीं पढ़ाई आपने, मैंने तो ये पढ़ के आया हूँ एक्स्ट्रा, आप बताओ। तब मैं भी ये कह सकता हूँ कि हाँ जी यार, मेरी गलती है, मैं आपको अभी कभी ये चीज़ नया टॉपिक अभी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो आपको 100% दिया जा रहा है, आप उस चीज़ में मत टेंशन लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह मैंने पहले ही डाल दिए थे, मैंने कह भी दिया था किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो वहीं आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, सभी के सामने करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कन्फ्यूजन है, आप सभी के सामने आप मैसेज करो, मुझे इस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ मेरी गलती, अभी वो भाई ने मैसेज किया कि उसको साफ्ट इन पैरेलल और साफ्ट इन सीरीज नहीं समझ आ रही, तो मैंने कह दिया कि मैं आपको कल ये चीज़ समझा दूंगा, उसमें मेरी कुछ गलती थी, मैंने वो भी अपनी गलती सुधार ली, उस भाई का धन्यवाद। तो आई होप आपका दिन शुभ जाए, धन्यवाद।